जो चीज विद- लगती है वैसे कहते हैं। और मैंने कहा आप तो भाई बड़े हो, मेरे से गाइड भी कर सकते हो, मैं कोई। विद्वान आदमी है हाँ, ये विद्वान। बंदा। विद्वान और संजीदा आदमी। सबसे बड़ी बात तो संजीदा। नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो दिवाली के शुभकामनाएं आप सबको। अभी 5 बजे से दिवाली शुरू होने वाली है और 5:20 हो गए। 5 बजे तो दिवाली शुरू हो गई है। पंडित जी कह रहे 5 बज गई है। तो आज हम ऐसे ही, कोई विषय नहीं है हमारे पास ऐसा कि जिस पे खास तौर से बात करें। वैसे विषय तो बहुत है लेकिन तैयारी नहीं है एक्चुअली, कहना चाहिए। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और अब मैं अभी मतलब हम देख रहे थे कि कल के अखबार में दो खास खबरें छपी है। और वो है, एक तो छपी है सोना चांदी के बिकने की। 60,000 करोड़। तो ये मतलब ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि भारत में मतलब बहुत अमीरी आ गई है और 60,000 करोड़ का सोना चांदी बिक गया है। तो वास्तव में ऐसा है क्या भी? मैं मतलब हमारे साथ ये पीयूष जी हैं आज। पीयूष जी इरिगेशन में इंजीनियर थे और मिडिल क्लास के, बड़े मिडिल मतलब अपर मिडिल क्लास की माना जाना चाहिए इनको, क्योंकि इनकी जो उस समय सैलरी थी वो 550 रुपए से चालू किया है। नहीं नहीं, वो 550 रुपये भी, 70। जिस समय 550 मिलते थे वो भी मिडिल क्लास में था। आज देखो जो 25,000 रुपये कमा रहा है ना, एक परिवार का, एक परिवार वो उसमें है। मतलब नहीं, एक परिवार नहीं, एक आदमी व्यक्तिगत रूप से 25,000 रुपये जो कमा रहा है वो 10% में है। तो आप मतलब 10% में ना हो तो भी 15-20% में तो है ही है, तो अपर मिडिल क्लास में तो है ही है मतलब। तो ये एक बात है। तो मैं इनसे पूछ रहा था भाई कि ये जो खबर छपी है राजस्थान पत्रिका में, इन्होंने ही डाली है ये इसमें व्हाट्सएप पे। तो ये क्या क्या कहता है, ये क्या कहना, ये अखबार वाले जो है कहना क्या चाहते हैं इससे? एक बड़ी बात यह है कि 60,000 करोड़ का सोना चांदी बिका। और ये भी कह रहे हैं कि ये मतलब इसलिए ज़्यादा बिकी है क्योंकि जीएसटी कम कर दिया। तो भाई जीएसटी कम करने से अगर बहुत फायदा हुआ है, लेकिन इस सरकार ने मतलब सोना चांदी पे तो जीएसटी कम कर दिया, लेकिन लिखाई पढ़ाई के साधनों पे, मतलब कागज पे, पेंसिल पे, किताब पे तो 18% टैक्स लगाया रखा है। तो क्या ये सरकार नहीं चाहती है कि लोग पढ़ें? मतलब पढ़ाई को रोक करके सोना चांदी को खरीदने की बात कह रही है। तो ये सरकार की मंशा क्या है? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है, क्या क्या दिखाना चाहते हैं? और मैं अभी पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। आपसे बात शुरू करें उसके पहले मैं ये अपील कर दूं कि अगर आप दर्शकों का सबका जो है हमारे इस यूट्यूब मंच पे स्वागत है। और आपसे ये अपील है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, सोशल मीडिया पे डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो खबर है 60,000 करोड़ के सोना चांदी बिके, ऐसे ही कई चीज़ें आ रही है कि 20% ज़्यादा कारें बिक गई, कई कई ऐसी वैसी बिक गए। तो क्या हम मतलब अमेरिका हो गए क्या? ये क्यों भूल जाते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है? जब तक उसकी खबर कोई नहीं बनती है कि भाई ये 80 करोड़ में सरकार ने जो है 20 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया है और अब 60 करोड़ लोगों को ही देना पड़ रहा है, जब तक ऐसी खबर नहीं बनती है, इन सब खबरों का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ ढकोसला है। और ये मेरी मतलब ओपिनियन है। पीयूष जी से मैं पूछूंगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और फिर हम आगे बात करते हैं। धन्यवाद हिम्मत जी। दीपावली की हमारे दर्शकों को और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिम्मत जी, मुख्य पृष्ठ पर यह छापना मुझे तो हास्यास्पद लगता है। आज
देश एक तरफ देश के प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार और भी उनके कर्ता धर्ता वित्त मंत्री जी को ले लें, सब जने लोकसभा में पूरे देश में जब भी चुनाव होता है और चुनाव के अतिरिक्त भी कि हम 11 साल से 81 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जो भी है 5 किलो राशन से, तो इनके खुद के स्टेटमेंट में कंट्रोवर्शियल चीज़ है। एक तरफ अब कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था जो मनमोहन सिंह जी के टाइम थी फलाने नंबर पे थी, हम 5वें नंबर पे आ गए। तो हिम्मत जी उसका ग्राउंड पे दिखना चाहिए ना, ग्राउंड पे दिखना चाहिए कि इतने आप नंबर पे आ गए तो 80 करोड़ से कितने लोग कम हो गए, कितने लोगों को हमने राशन देना बंद कर दिया, या कितने लोग उस राशन पे जिन के अलावा भी जिंदा रह पाए, या गरीबी रेखा जो कोई है, क्या मापदंड है मुझे तो नहीं पता, भारत सरकार क्योंकि मापदंड बदलती रहती है। जैसे जीडीपी का भी आपने देखा होगा कि इस सरकार ने आने के बाद अपने पैरामीटर्स काफ़ी चेंज कर लिए लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो न तो एक कोई मापदंड है, केवल हमने भाषण में कह दिया कि 5 मिलियन, और पूरी दुनिया और देश में देश के अधिकांश पढ़े लिखे लोग उस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अरे हम 5 मिलियन हो गए हैं और इतने ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, अब वो हो जाएगी। लेकिन आम जनता को क्या मिल रहा है, देश की गरीब और मैं तो कह रहा हूँ मध्यम वर्ग को क्या मिला इस 5 मिलियन टन वाली से। और ये 60 करोड़ के अव्वल तो मैं ये डेटा इन्होंने कहाँ से लिया, ठीक है बाजार से लिया होगा, कोई सोर्स होता होगा, लेकिन मैं तो यहाँ की देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता का इसको सीधा सीधा दीपावली पे अपमान मानता हूँ। क्योंकि ये धंधा सेठों के अखबार हैं, इनको फ्रंट पेज पे चाहे वो मेडिकल कॉलेज हों, चाहे जो करोड़ों रुपया चंदा लेते हैं लोगों से, बच्चों से फीस वसूल करते हैं, उसके वो प्रथम पुष्ट के भी लाखों रुपए लेते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें छाप के आम जनता का मखौल, उसकी उनकी गरीबी का मखौल, आम जनता का सीधा मखौल भी नहीं, उनकी गरीबी और आर्थिक स्थिति का मखौल। जबकि सच ये है कि पिछले 11 वर्षों में बिल्कुल अपर और मिडिल क्लास की जो खाई है वो और कई गुना बढ़ी है, कई गुना बढ़ी है, और ये देश के लिए घातक होगा भविष्य में। पीयूष जी, आपने जो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही, ये तो गरीबों के लिए के लागू ही नहीं होता है। इसमें मतलब आप भले एक 5 ट्रिलियन क्या, आप तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे भी आ जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पैसा तो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। आज भी मतलब 40% पैसा 1% लोगों के हाथ में है। तो बाकी सब लोगों के पास क्या है वो तो सब जानते ही है कि भाई क्या स्थिति है। और जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, या जो बेरोजगार हैं, या जो खेती में हर रोज 3 आत्महत्याएं या 10 आत्महत्याएं, ऐसा जो भी डेटा है मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो हो ही रही है। तो उन लोगों के लिए इस 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन का क्या फर्क पड़ता है। सवाल ये है कि ये जो गरीबी अमीरी में खाई बढ़ती जा रही है, और अब तो खैर उसकी बात ही नहीं होती है, कोई कहता है, बात ही नहीं करता है कि भाई गरीबी अमीरी में खाई कम करो, या इसका वो जो है वो कम करो। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि गरीबी खरीबी में खाई कम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और समता की जो बात है वो तो कहीं ख़त्म ही हो गई है। अब तो आपको सिर्फ अब वो आपके ट्रिलियन विलियन तो मेरे को, मैं गणित का इतना कमज़ोर विद्यार्थी हूँ कि मेरे को याद ही नहीं रहता है, लेकिन एक रुपए में आप एक एकड़ ज़मीन वहाँ पर बिहार में हजारों एकड़ ज़मीन उसको दे रहे हैं, और लाखों प्लांट, कहते हैं 10 लाख बड़े पेड़ वहाँ पे कटेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, ये एनवायरनमेंट का आप देख नहीं रहे हो। उत्तराखंड में और हिमाचल में क्या हाल हुआ है। आपने जो चौड़ी चौड़ी मतलब नेशनल हाईवे की सड़कें, और आप यूँ मूँछों पे ताव तो देते हो कि हमने देखो इतना काम कर लिया, लेकिन उसका डिजास्टर जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हो आप। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। खैर, इसके नीचे ही आपने एक और खबर भेजी थी, वो सुमनेश चतुर्वेदी हैं शायद, भुवनेश जैन राजस्थान प्रभारी। हाँ, उनका आपने एक एडिटोरियल में कुछ कहा है उन्होंने
वो जो जैसलमेर की दुर्घटना हुई है हाँ हाँ न्यूज़ पे, हाँ वो 22-24 हो गए उसमें, अब 24 लोग हाँ, मर चुके 24 हैं। लोग मर गए। और वो व्यवस्था, जो परिवहन विभाग की व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। खैर ये अच्छी बात है कि भुवनेश जी ने इस बात पर को रेखांकित किया कि बस में जो दुर्घटना हुई और उससे 24 लोग मर गए, और ये परिवहन विभाग के प्रबंधन पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। पर पूरी राज्य सरकार क्या कर रही है? कुछ पता है आपको कि राज्य सरकार क्या कर रही है? मतलब राज्य सरकार स्कूल ठीक नहीं कर रही है। स्कूल गिर रहे हैं, उनकी उनको चिंता नहीं है। उनको बच्चों की चिंता नहीं है। उनको जो है हॉस्पिटलों में आग लग रही हॉस्पिटल है। में आग लग रही है, और हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। और वो यूएसवी, वो कौन सी लग्जरी गाड़ियां हैं, वो खरीदने में लगे हुए हैं कि खरीदने सारे पूरे मंत्रिमंडल के सारे लिए। मंत्रिमंडल और दूसरों अफसरों के लिए भी, मतलब 41 गाड़ियां खरीदी है। तो मंत्रिमंडल में तो 28-30 जने ही होंगे, 25 जने ही है, 40 जने, 20 ही हो सकते है हैं, ना? 20। तो उसके अलावा जितनी खरीदी है वो तो अफसरों के लिए ही है, और एक राज्यपाल के लिए भी खरीदी है, ताकि वो भी जो है अड़चन नहीं डाले उसमें। लेकिन सवाल ये है कि 3 साल पहले ही ये गाड़ियां खरीदी थी जो अभी मंत्री चला रहे हैं, सही बात। और वो भी कोई मामूली गाड़ियां नहीं हैं। तो 3 साल में वो नकारा कैसे हो गई? सवाल इसके ऊपर है कि आप क्यों बदल रहे हो गाड़ियां, जबकि आपको स्कूल पे पैसा खर्च करना चाहिए। आपको मजदूरों की जो मिनिमम वेज है उसको, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। किसानों की जो आय है वो बढ़ानी चाहिए। रोडवेज की नई गाड़ी खरीदनी चाहिए। रोडवेज के लिए नई गाड़ियां खरीदनी चाहिए। और अगर हो सके तो आप कोशिश करो कि रेल की नई लाइनें निकलें, एक नया नेटवर्क बने, ऐसा कुछ काम करो। तो वो तो आप कर नहीं रहे हो, आप गाड़ियां खरीद रहे हो। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए स्कूल ठीक नहीं हो रहे भाई। पैसे हैं तभी तो आप गाड़ियां खरीद रहे हो। एक एक 55 लाख रुपए की गाड़ी है, चलो वो ठीक है, आपको थोड़ा कंसेशन मिल करके 40-50-45 हजार में, लाख में पड़ेगी। लेकिन 45 लाख किसको कहते हैं? ये इलेक्ट्रिकल गाड़ियां तो 15-20 लाख में भी आ रही है। तो वही क्यों नहीं खरीद लेते आप? हम उस जमाने के लोग हैं जब एक एम्बेसडर हुआ करती थी, और वही प्रधानमंत्री के लिए भी लगती थी, और वही अब कलेक्टर के लिए भी लगती थी। बिल्कुल सही बात है। तो उस स्थिति से आपको तो स्थिति बहुत अच्छी हो गई, लेकिन मजदूर की स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब हो गई। अब 5 किलो राशन के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। तो ये एक पेच है। मैं समझता हूँ कि जो इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा हाँ बिल्कुल। हिम्मत जी। जो ये मंत्रिमंडल की गाड़ियां गहलोत सरकार में खरीदी, और मैं इसके उलट चलता हूँ, विभागीय वाहन व्यवस्था की बात करता हूँ मैं। जहाँ सुदूर जल संसाधन विभाग के अधिकारी, नीचे वाले अधीनस्थ अभियंताओं को जाना पड़ता है सुदूर पहाड़ियों में और जंगलों में। उसके अलावा कितने विभाग ऐसे हैं जिनको अपने निरीक्षण के लिए, उनके पास हिम्मत जी गाड़ी नहीं है, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी राज्य सरकार उनको समय पर पैसा नहीं देती है। और ड्राइवर का तो भर्ती सरकार ने बंद कर दी है कई वर्षों से। तो एक तरफ मंत्रिमंडल इतनी बड़ी गाड़ियों में वो कर रहा है, और जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनके पास वो जो सुविधा होनी चाहिए आज वो नहीं है। ये दोहरा मापदंड है, राज्य सरकार का ही दोहरा मापदंड है। और जब कुछ हादसा हो जाता है तो सबसे पहले मैं तो चूंकि तकनीकी विभागों की बात करूंगा, कुछ भी अनहोनी अनहोनी हो जाती है किसी भी की लापरवाही से, तो सबसे पहले कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, और अधिक से अधिक कोई बड़ा काम हो जाता है तो अधिशासी अभियंता तक को लोगों को निलंबित किया जाता है। बाकी ऊपर के अफसर सारे सुरक्षित रहते हैं। ये हमारे सरकार के लिए भी और सारे तकनीकी विभागों पे काम करने वाले लोगों को भी हतोत्साहित करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए पंडित जी, आप तो ये उदयपुर में घूम रहे होंगे, बाजार में भी, तो क्या बाजार में क्या रौनक है, और कितनी आपने कितना सोना चांदी खरीदा, जरा हमारे दर्शकों को भी बताएं। हिम्मत जी, मैंने तो पत्रिका में पढ़ के 60,000 सोना चांदी जो खरीदा है उसको पढ़ के ही खुश हो गया हूँ कि देश बहुत उन्नति कर रहा है पिछले मतलब 75 साल में। चलो 60,000 करोड़ का सोना चांदी, वो कहाँ की खबर है मुझे तो यही पता नहीं पड़ रहा है। उदयपुर प्रॉपर की खबर है क्या?
तो आप आज भी जाके शाम को हिम्मत जी अपन चलें दोनों जने, और कितने ही जने भीख मांगते हुए मिल जाएंगे अभी आपको, बच्चे जो ना उनके पास आप खाना नहीं है उनके पास, तो त्योहार की दूसरी चीज़ तो आप छोड़ दीजिए कि वो छोटे से फटाके भी, वो तिकड़ी और जो अपन कहते हैं ना वो जो सबसे सस्ते फटाके, वो भी शायद उनके पास नसीब नहीं होंगे। और आप शाम को अपन देख लेंगे, आज जहाँ एक तरफ आलीशान लाइट है बापू बाजार में, सारे मार्केटों में कंपटीशन हो रहा है, कमेटी बनी है, बाकायदा कमेटी बनी है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड करने के लिए, तो वो उनके लिए है। लेकिन बहुत प्रतिशत लोग आज भी इस त्योहारों की आम चीज़ों से भी महरूम है। आपने पंडित जी चलते चलते ही मतलब दो बहुत ही सेंसिटिव बातें जो है कह दी। एक तो ये कि आपने कहा कि बच्चे अभी भी भीख मांग रहे होंगे, और मेरा प्रश्न है इसी पे कि हमारा जो संशोधन हुआ था 2009 में शिक्षा के ऊपर, कि सबको पाँच साल से 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देंगे, लेकिन वो नहीं मिल रही है। बच्चों के एडमिशन भी नहीं हो रहे हैं। मतलब बच्चे रोज़ सवेरे आप देखो, आज तो अभी तो दिवाली है ठीक है, लेकिन दिवाली के अतिरिक्त भी आप देखो तो सड़कों पर वो पॉलीथीन की थैलियाँ और पता नहीं वो गंदगी में से बटोरते हुए दिखते हैं 6 7 8 साल के बच्चे। इसका मतलब उन बच्चों को शिक्षा तो नहीं मिल रही है। अब शिक्षा नहीं मिल रही है तो फिर ये कानून किसके लिए बनाया, और किसकी जिम्मेदारी है कि उनको शिक्षा नहीं मिल रही है? क्या राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये? क्या जिला कलेक्टर की और जिला के डिप्टी मतलब जो डायरेक्टर एजुकेशन है, या जिला के जो निरीक्षक हैं, या जिला के शिक्षा के अधिकारी हैं, क्या इनकी इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराएं और उनको मुफ्त शिक्षा दें, उनको किताबें दें, कॉपियाँ दें और ड्रेसें दें? तो ये एक तो बड़ा प्रश्न है ये कि जो कानून बने हुए हैं वो लागू नहीं हो रहे हैं। संविधान की बातें सब करते हैं, लेकिन संविधान लागू कितना हो रहा है इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। ये हिम्मत जी राजनीतिक धोखाबाजी है देश की जनता के साथ, आम नागरिक के साथ। वोट लेने के लिए इस प्रकार के कानून और लाकर उस समय वाहवाही ली जाती है समाचार पत्रों में, चैनलों पर, और धरातल पे उसकी कोई निगरानी भारत सरकार, राज्य सरकार, और जैसा आपने कहा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, बहुत बहुत पद हैं आजकल। संयुक्त निदेशक का पद है उदयपुर में। किसी जमाने में अपने डिप्टी डायरेक्टर का पद होता था जो जोन लेवल पे होता था, लेकिन आज तो जॉइंट डायरेक्टर का पद उदयपुर में है। लेकिन उनकी आप देख सकते हैं, केवल जब झालावाड़ में वो जो स्कूल की छत गिरी, तब 7 दिन में लग रहा था कि शिक्षा विभाग दौड़ रहा है केवल इसलिए कि कितने स्कूल असुरक्षित है। वो रिपोर्ट इन्होंने मंगा ली, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली धरातल पे आज वापस क्या काम है मदन दिलावर बता सकते हैं क्या? मैंने इतने स्कूल का वापस सुरक्षित कर लिया है और बच्चों की सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूँ। मदन दिलावर तो जय श्री राम करने से फुर्सत नहीं है उसको। आप जो झालावाड़ की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ वल्लभ नगर में, बांसवाड़ा में और भी कई जगह जो है ये स्कूल बिल्डिंगें गिरी है और इनका कोई धनी धोरी नहीं है। बहुत सारी बिल्डिंगें सुरक्षित है, बिल्कुल असुरक्षित हैं, जो सर्वे में वंचित रह गई होगी। हाँ हाँ। और बजट दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि बजट दिया हुआ है और वो मतलब काम नहीं हो रहा। तो ये मेरा इसमें कहना है कि बीच में कहना नहीं चाहिए, सभी अभियंत्रिकी की शाखाएं ही है, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को हमने बिल्डिंग की निगरानी के लिए लगा रखा है। तो मैं तो राज्य सरकार पे इस पे प्रश्न चिन्ह है कि जो जिसका काम है वही दे, उनको एग्रीकल्चर से संबंधित काम दे, और बिल्डिंग की निगरानी के लिए तो सिविल इंजीनियर्स को लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को लगा रखा है, लेकिन बहुत सारी जगह मैं देख रहा हूँ टीचर ही इंजीनियर बना हुआ है। बिल्कुल, वो और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। प्रिंसिपल ही सब तय कर रहा है कि कौन कितनी गिट्टी लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा और कैसे कितनी रेती डालेंगे, और वो मिस्त्री उसका जो है वो चीफ एडवाइजर है। तो हालत बहुत ख़राब है पीयूष जी। अगर देखा जाए
तो सिर्फ लोकतंत्र मजे करने के लिए ही बना है। और आप देख लीजिए लोकतंत्र की क्या हालत है। जो बिहार का जो चुनाव हो रहा है वो आपको बिल्कुल खुलेआम बताता है। और बिहार के चुनाव में आपको क्या लगता है कौन जीत जाएगा? बिहार का चुनाव यदि जनता जनता यदि निर्णय करेगी तो एनडीए हारेगा। और यदि जो चुनाव आयोग और जो पिछला जो अभी तक वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं वोट चोरी को और जितनी बेईमानी को ईमानदारी से विपक्ष ने बताया है और प्रेजेंटेशन के बताया है या चुनाव आयोग ने सीधा उसका कोई जवाब भी नहीं दिया। और कल गृह मंत्री जी का उस पे जो अपना उस पे था सोशल मीडिया पे हम SIR का अरे स्वागत तो भली कर रहे हैं लेकिन चुनाव आपका एजेंट बन के काम कर रहा है ये कब बंद होगा? हम तो उसका जवाब मांग रहे हैं। तो यदि चुनाव आयोग उनका एजेंट बन के काम करेगा हिम्मत जी तो हर जिले में जिला कलेक्टर जब गणना होती है उस समय जो मार्जिन की सीटें होती है हिम्मत जी उसमें बेईमानी स्वाभाविक है। आज नहीं पहले भी होती थी, पहले की सरकारों में भी होती थी। हम ये नहीं कहते कि अभी होती है। वो तो 2023 में ही तय हो गया था जब पार्लियामेंट से, शायद 2023 में ही हो गया था ये पार्लियामेंट से निर्णय की एक प्रधानमंत्री और एक उनका सहायक और एक विपक्ष का नेता जो है तय नहीं करेंगे। बरस की चर्चा हो रही है काफी की 7 राउंड तक। हाँ, 7 राउंड तक। और फिर 7 राउंड तक अजय राय आगे थे। अजय राय। और फिर लाइट बंद हो गई और 1.5 घंटा तक लाइट बंद रही। उसमें क्या हेरा फेरी हुई किसी को कुछ पता नहीं। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जीतना शुरू हुए। तो और बहुत मतलब 1.5 लाख का मार्जिन कोई मार्जिन नहीं होता, जबकि वहाँ पहले 3.5 लाख 4 लाख वोट से जीते थे। ज्यादा। और इस बार तो वो 400 पार की लहर थी उनकी। तो मतलब एक तरह से नरेंद्र मोदी ने मैनेज किया जीत। बनारस में सही में तो जिस रोज से नामांकन शुरू हुआ उस रोज से ही बेईमानी शुरू हो गई थी। हमारे यहाँ से जो वो रंगीला है गंगानगर का, वो गया था फार्म भरने, उसको फार्म ही नहीं दिया। और फिर फार्म किसी तरह से उसने जुगाड़ किया तो फार्म लिया नहीं उससे। और वो अकेला नहीं था, 15-20 जने थे ऐसे जो वहाँ नामांकन करने वाले थे और नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ना चाहते थे। और वो दिखाना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी का हम क्यों विरोध कर रहे हैं। लेकिन उस विरोध को दबाने के लिए उन्होंने मतलब उसका फार्म ही एक्सेप्ट नहीं किया और अंदर ही नहीं जाने दिया। फार्म एक्सेप्ट करने की बात बहुत दूर है। बाहर जिलाधीश कार्यालय में नहीं जाने। जिलाधीश कार्यालय के बाहर लोग धरना लगा के बैठे हुए थे, मैंने देखा था वहां पर। लोकतंत्र का और उसके बाद उनको कहा कि भाई अच्छा आप फॉर्म भर दो, हम तो चुनाव का टाइम खत्म हो गया 3 बजे तक उनको 3 बजे तक। उसके बाद उनसे फार्म लिए और फिर 2 घंटे बाद या दूसरे दिन उनको कह दिया कि भाई ये तो टाइम के बाद आया है इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब इस तरह की धांधली प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में हुई। आप देखो कि पूरा क्या विश्व देखता है। हाँ, जिसको पूरा विश्व की हाँ, मीडिया देखता पूरा है। विश्व देखता है और नैतिकता होनी चाहिए। पीयूष जी, जो मैं बिहार चुनाव की बात कर रहा था और बिहार चुनाव में जैसा कि आपने कहा कि 23 मैंने जैसा कहा कि 2023 में ही ये तय हो गया था कि जो चुनाव आयोग जो भी बनेगा वो कैसे काम करेगा। उसके पहले ईवीएम चल रहा था। ईवीएम का झगड़ा आज भी है, ऐसा नहीं है कि ईवीएम खत्म नहीं हुआ। और ईवीएम कोई एनडीए या यूपीए सरकार या ये बाद में जो लोग आए, मतलब जो विपक्ष में आए, उनका नहीं है ये मामला। ये 2009 में सुब्रमण्यम स्वामी ने किताब लिखी ईवीएम के खिलाफ और अडवाणी जी ने उसके ऊपर भूमिका लिखी है। तो वो खुद विरोधी थे। अब ये सत्ता में आ गए हैं और मैनेज कर सकते हैं ईवीएम को, इसलिए ईवीएम के पक्ष में है। खैर, ईवीएम कोई खराब चीज नहीं है वैसे देखा जाए तो। ये एडवांसमेंट है और तकनीकी एडवांसमेंट है, समय की बचत भी होती है इसमें। लेकिन समय तो क्या है, समय तो आपका 2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे। 2 आदमी 4 आदमी ज़्यादा बिठा दो, वहाँ पे आदमियों की कोई कमी नहीं है आपके पास, तो 4 आदमी ज़्यादा बिठा दो, जल्दी गिनती हो जाएगी। वैसे भी समय में चुनाव 2 महीने तक चलाते हैं। हाँ, 2 महीने तक चलाते ही हैं। तो समय की तो ये मतलब बहुत गड़बड़ जाला है।
लेकिन अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी मतलब पहले से तय हो गया है सब कुछ। SIR में आपने 65 लाख के टिकट तो काट ही दिए, मतलब नाम काट दिए वोटिंग लिस्ट, वोटर, और 10-15 लाख जोड़ दिए। तो कौन को जोड़े हैं वो उसका भी कुछ पता नहीं है। आप कोर्ट ने मांगी तो सुप्रीम है कोर्ट ने लिस्ट मांगी है, लेकिन वो भी नहीं दे रहे हैं। वही हाल होगा जो चंदे वाला जो था कुल ना। मिला करके सुप्रीम कोर्ट भी इनसे मैनेज्ड है। भाई इतना टाइम देने की और इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत है? अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो 1 महीने पहले ये मामला सारा सॉर्ट आउट हो जाता, और बल्कि उसी समय उसको ब्रेक कर देना चाहिए था जब पहली बार आए और योगेंद्र यादव वगैरह ने जो दलीलें पेश की, ये प्रशांत किशोर ने और जो भी वकील थे वहाँ पर, तो उस समय ही ये जब तय हो गया था, मतलब समझ में आ गई थी बात कि इसमें बहुत ज़्यादा हेराफेरी हो रही है। और अजीत अंजुम की जो रिपोर्ट है वो तो खुली, फोटो सहित, हाँ फोटो सहित वीडियो सहित खुली वो है, मतलब किताब जो कहीं से भी पढ़ लो आप इसको। तो उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट उसको लिंगर ऑन कर रहा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इसके साथ मैनेज्ड है। हालांकि ये मतलब हो सकता है अवमानना हो रही हो, लेकिन बहुत सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की जुडिशरी जो है अब उतनी विश्वसनीय नहीं है जितनी किसी जमाने में निष्पक्ष हुआ भी नहीं रही है, करती अब निष्पक्ष भी नहीं रही हाँ है। वही विश्वसनीय नहीं है, और मतलब निष्पक्ष इतने नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार, हाँ वर्मा जी के घर पे मिले ही है। कैसे मिल रहे हैं और उनको, मजे की बात यह है उनको कि बचा 6 महीने में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी उनको बचाने का ही काम हो रहा है। उनको तो जाना पड़ा इस केस में, तो जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति को जाना पड़ा। अब आश्चर्य की बात देखें उपराष्ट्रपति को जाना कि पड़ा। जज को बचाने के लिए मुरलीधरन का मामला था, हाई कोर्ट, दिल्ली की हाई कोर्ट से उसको रातों रात ट्रांसफर किया, बिल्कुल सही। मतलब चंडीगढ़ भेजा और वहाँ से फिर कहीं और कई मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जैसे चंडीगढ़ का मेयर का ही मामला है जो सबके सामने, मतलब फोटो कैमरे के सामने वो उनको काट रहा है, और फिर वो जो है रिजल्ट जो है दूसरे पक्ष में दे रहा है, को कोई सजा नहीं और दी गई। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन उसके ऊपर कोई उसका न तो गिरफ्तार किया उसको, न उसको जेल में डाला, न उसको कोई सजा हुई। इसी तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में महाराष्ट्र की सरकार, सबका ये अवैध है सरकार, पार्लियामेंट का ये राज्यपाल का फैसला गलत है, और ये अवैध है और जो सरकार बनी वो भी, और ये सब इस्तीफा क्यों दिया? हाँ, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए इस सरकार को हम नहीं रख सकते, ये चलानी पड़ेगी। तो भाई आपको चलाने की क्या जरूरत है? आपको तो ये तय करना है कि ये सरकार सही है या गलत है। जब आप कह रहे हो कि ये सरकार अवैध है तो आप इसको गिराओ, 1 मिनट भी क्यों रखो, आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, 3 महीने बाद चुनाव करो, खत्म बात है। नहीं, न्याय प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह है तो ये सारी बातें हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो अब धनखड़ नहीं, सॉरी वो क्या नाम था उनका, नहीं धनखड़ का तो वर्मा, नहीं वो चंद्रचूड़ का समय, चंद्रचूड़ के ऊपर ही आ गया कि भाई वो जो फैसला दिया था अयोध्या वाला, उसमें वो खुद ही कंट्रोडक्ट कर रहे हैं उसको। अब रिटायरमेंट के बाद वो खुद ही कंट्रोडक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ वो मंदिर बना, वो वही मतलब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, वही बहुत सबसे गलत काम हुआ था। जबकि वो कह रहे थे कि यहाँ कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं था, प्लेन लेवल फील्ड था यहाँ पे, तो बिल्कुल सही। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पंडित जी आज दिवाली है, और दिवाली पे मतलब बताइए। सभी को बधाई, बस बधाई। दिवाली, मैं तो कहता हूँ नीचे गरीबों और मध्यम वर्ग की भी दिवाली हो तो ये देश की सही मायने में दिवाली होगी, अन्यथा ये पूंजीपतियों की और धन्ना सेठों की दिवाली कहलाएगी। और मैं तो हिम्मत जी, इसमें मेरा एक कहना हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है मेरी बात, इतना जो बिजली का अपन ऊर्जा का अपव्यय करते हैं, ये तो मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। जब एक तरफ अपन कहते हैं कि अपने को रोज अपन 6-6 घंटे बिजली का वो ब्रेकडाउन सहन करते हैं और वो सारी चीजें रुक जाती है, गरीब लोगों का काम रुक जाता है ई मित्र वगैरह पे,
और आज हम करोड़ों पर रुपए के पंडित जी, आप ये नहीं कह सकते हो कि गरीबों की दिवाली नहीं है। देखो, अयोध्या में 5 लाख दिए जलाएंगे, 5-7 लाख, और कल आप देखना उस पे लाइन लगेगी वो तेल इकट्ठा करने के लिए। गरीब सब वहां से तेल इकट्ठा करके ले जाएंगे, किलो 2 किलो आप 4 देशद्रोही किलो घोषित हो जाएंगे अभी थोड़ी देर हैं। में। आप देशद्रोही नहीं घोषित हो नहीं, सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। हर साल ये हो रहा है। हाँ, सैकड़ों बच्चे जो है, बच्चे और महिलाएं एक जाती है, उन दियों में जो तेल बच जाता है वो इकट्ठा करती है, और 2-3 किलो तेल वो एक एक जना इकट्ठा कर लेता है, और उससे फिर उनका महीना भर तो चल ही अपने यहाँ भी जाता है। मांगने आते थे, तो अपने यहाँ भी बच्चे आते वो अलग बात है। देखो, वो एक सिस्टमेटिक काम था वो तो एक, लेकिन ये तो मतलब जो तलछट है, मतलब जो बच गया है उसको इकट्ठा दिखता करके है, सामने दिखता है। और उसको जो है वो काम में लेंगे, तो गरीबी किस लेवल पे है ये आप देख सकते हैं। और वो उनके लिए वही दिवाली है बेचारों के बिल्कुल सही लिए। कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इस गपशप को यही समाप्त करते हैं। आधा घंटा हो गया गपशप करते करते। धन्यवाद, अ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अ, सबको दीपावली की एक बार पुनः शुभकामनाएं। बोलो। बस सभी दर्शकों को और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, और दिवाली आपकी बहुत अच्छी मने, खूब मज़े करें, मिठाइयाँ खाएं, नहीं ज़्यादा नहीं खानी, नहीं तो डायबिटिक का खतरा भी है। और डॉक्टर की लूट है, और फिर वो डॉक्टर की लूट है। डॉक्टर की लूट तो ज़बरदस्त है। और अब अच्छा, सरकार में तो दवाइयाँ है नहीं, और निजी कंपनियों से खरीदना फेल आप करना चाह रहे जानते हैं ही हैं सारे सब लोग, फेल कितना। करना चाह रहे हैं व्यवस्था को। बिल्कुल, वो तो शुरू से ही, जब से गहलोत ने लगाई है तब से ही फेल करने में लगे हुए हैं सारे लोग। व्यवस्था को फेल करना। खैर, एक पुनः मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और आज दिवाली है इसलिए हल्की फुल्की बातें की आज हमने, लेकिन अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और दोस्तों, आप जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतनी हम ज़्यादा मेहनत से बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तैयारी करेंगे, और आप तक जो है सूचनाएं पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद। धन्यवाद।